तो 20 अननोन फैक्ट्स अबाउट आयरन मैन 1 मूवी, जिनमें आपको पता चलेगा कि इस मूवी में दिखाया गया टोनी स्टार्क का कैरेक्टर कौन सी रियल लाइफ पर्सनैलिटी से इंस्पायर था। आयरन मैन मार्क 1 आर्मर को बनाने में कितना टाइम लगा था और ये कितना भारी था। एक आयरन मैन 1 मूवी को बनने में 17 साल क्यों लग गए और इस दौरान कौन से एक्टर्स को टोनी स्टार्क के रोल के लिए कंसिडर किया गया था। और साथ ही फैक्ट नंबर 10 में आपको पता चलेगा जर्विस की फुल फॉर्म के बारे में और टोनी ने इसका नाम जर्विस ही क्यों रखा था। और इसके साथ बहुत से कमाल के आयरन मैन 1 मूवी से जुड़े फैक्ट्स आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जोर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। श्रुतेश, इस मूवी में जब टोनी अपनी पहली फाइट के बाद डैमेज्ड आर्मर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहीं टोनी के पीछे डेस्क पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड रखी होती है, जिसको बाद में हमें आयरन मैन 2 मूवी में भी दिखाया गया था। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड टोनी के डैड यानी खुद हॉवर्ड स्टार्क ने ही बनाई थी और टोनी के घर पर रखी शील्ड कैप्टन अमेरिका की ओरिजिनल शील्ड का एक अर्ली प्रोटोटाइप होता है। जब आयरन मैन मूवी बनना शुरू हुई थी तो उस टाइम इस मूवी की स्क्रिप्ट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं थी, तो इसी वजह से फिल्म मेकर्स का ज्यादातर फोकस इस मूवी की स्टोरी एंड एक्सेसरीज पर ही रहता था। और इसी वजह से इस मूवी के ज्यादातर डायलॉग्स इम्प्रोवाइज थे, जिन्हें एक्टर्स बिना किसी स्क्रिप्ट के अपनी तरफ से बोला करते थे। और जब रॉबर्ट डॉनी जूनियर अपनी तरफ से कोई भी डायलॉग लाइन्स बोलता था तो एक्टर्स ग्वानेट को उसके हिसाब से सूटेबल लाइन बोलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी। आयरन मैन की फर्स्ट मूवी बनने की शुरुआत 17 साल पहले 1990 में हुई थी और उस टाइम आयरन मैन के राइट्स यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास थे। इसे बाद में यूनिवर्सल ने 20th सेंचुरी फॉक्स को बेच दिया था और उस टाइम फॉक्स के अंडर आयरन मैन के रोल दिए सबसे पहले निकोलस केज और फिर उसके बाद टॉम क्रूज को कंसीडर किया गया था। पर बाद में फॉक्स ने आयरन मैन के राइट्स न्यू लाइन सिनेमा को बेच दिए थे और फिर 2006 में आयरन मैन के फिल्म राइट्स न्यू लाइन सिनेमा से वापस मार्वल के पास आ गए थे। इसके बाद खुद मार्वल स्टूडियोज ने ही आयरन मैन पर मूवी बनाने का फैसला किया था। डायरेक्टर जॉन फेवरो टोनी स्टार्क के रोल के लिए एक न्यू कमर को हायर करना चाहता था, क्योंकि वो उस टाइम इस मूवी के लिए किसी एक्सपेंसिव स्टार को हायर नहीं कर सकते थे। और उस टाइम टोनी स्टार्क के रोल के लिए सबसे पहले सैम रॉकवेल को अप्रोच किया गया था, बट रॉबर्ट डॉनी जूनियर के सभी इंटरेस्ट को देखने के बाद डायरेक्टर जॉन को लगा कि टोनी स्टार्क के रोल के लिए आरडीजे ही सबसे बेस्ट है और आरडीजे ने आयरन मैन के रोल को प्ले करने के लिए 5 डेज पर वीक वेट ट्रेनिंग एंड मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी एंड आरडीजे को इस मूवी के लिए $500,000 की फीस मिली थी। इस मूवी में जब पेपर टोनी का आर्ट कैरेक्टर बदलने में उसकी मदद करती है, एक्चुअली सीन में प्रोस्थेटिक चेस्ट का यूज किया गया था, जिसे आरडीजे भी चेस्ट के ऊपर लगाया हुआ था और इस सीन को कैसे एंगल से फिल्माया गया था ताकि देखने में ऐसा लगे कि ये प्रोस्थेटिक चेस्ट आरडीजे की बॉडी पार्ट हो। और इस सीन में फेक चेस्ट के एजेस को छुपाने के लिए ब्राइट लाइट का यूज किया गया था ताकि व्यूअर्स का ज्यादातर फोकस आर्ट कैरेक्टर पर ही बना रहे। इस पूरी मूवी में हमें 5 टाइप के आयरन मैन आर्मर्स को दिखाया गया है, जो कि सभी कॉमिक से इंस्पायर्ड थे, जिनमें मार्क 1 आर्मर जो कि स्टार का फर्स्ट सूट होता है, मार्क 2 आर्मर जो कि सिल्वर सूट होता है और आप इसे वार मशीन आर्मर के प्रोटोटाइप भी कह सकते हो, एंड मार्क 3 आर्मर इस मूवी में दिखा गया फाइनल रेड एंड गोल्ड आर्मर होता है। एंड मार्क 3 आर्मर के फाइनल वर्जन से पहले जर्विस मार्क 3 आर्मर के फुल गोल्ड वर्जन दिखाता है, क्योंकि आयरन मैन अपने अर्ली डेज में पहना करता था। और फिर उसके बाद रेड एंड सिल्वर वर्जन को भी दिखाता है, क्योंकि आयरन मैन के सिल्वर सेंटूरियन आर्मर से आइडेंटिकल था। केव से निकलने के लिए जब टोनी आयरन मैन मार्क 1 आर्मर को बनाता है, तो इस सूट को ऐसा दिखाने के लिए कि सिर्फ स्पेयर पार्ट से ही बना हुआ है, मार्क 1 का 41 किलो एक सिंगल पीस तैयार किया गया था, जिसको फॉरवर्ड अटैक के हिसाब से मार्क 1 की फ्रंट साइड को हैवी आर्मर और उसकी बैक साइड को लेस आर्मर बनाया गया था। और फिर बाद में मार्क 1 से इंस्पायर होकर ओवरटाइज 10 का आयरन मैन सूट बनाया गया था, जिसका वेट 360 किलोग्राम एंड हाइट 10 फीट थी। ओरिजिनली एजेंट फिल कोल्सन का इस मूवी में बहुत ही छोटा सा रोल होने वाला था, इसलिए फिल कोल्सन के पहले सीन में उसे सिर्फ एजेंट कहकर बुलाया गया था। पर एक्टर क्लार्क ग्रेग के दूसरे कास्ट मेंबर्स के साथ केमिस्ट्री को देखते हुए इस मूवी में एजेंट फिल कोल्सन के ज्यादा सीन्स को ऐड किया गया था, जिसके बाद एजेंट कोल्सन का कैरेक्टर हमें आयरन मैन 2, थोर, द अवेंजर्स, कैप्टन मार्वल एंड एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज में भी देखने को मिला था।
इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए राइटर्स ने डायलॉग्स के 3 पेजेस लिखे थे, जिनमें से फिल्म रिव्यूअर्स ने इस सीन के लिए बेस्ट लाइंस को चूज किया था। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन को सीक्रेट रखने के लिए इस सीन को बहुत ही कम फिल्म क्रू के साथ शूट किया गया था। एंड आयरन मैन 1 मूवी से ट्रेडिशन शुरू हुआ था। इसके बाद हर एक एमसीयू मूवी में एटलीस्ट एक पोस्ट या फिर मिड क्रेडिट सीन तो जरूर होता है। जेफ ब्रिजेस ने इस मूवी में ओबराय स्टेन का रोल प्ले किया है। एंड जेफ ब्रिजेस ने स्टेन का रोल प्ले करने के लिए अपने हेड को एक्चुअल में शेव किया था। और जेफ ने बताया था कि वो ऐसा हमेशा ही करना चाहता था। एंड इस मूवी से ओबराय स्टेन के पोस्ट से सीन्स को कट कर दिया गया था ताकि मूवी का ज्यादा फोकस टोनी स्टार्क पर बना रहे। टोनी स्टार्क के एआई कंप्यूटर सिस्टम को ज्यादातर फैंस सिर्फ जर्विस के नाम से ही जानते हैं, बट जर्विस का पूरा नाम जस्ट ए रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम होता है। इसे होवर्ड स्टार्क के बटलर एडविन जर्विस के नाम के ऊपर रखा गया था। और टोनी ने अपने कंप्यूटर सिस्टम का नाम एक बटलर के नाम के ऊपर इसलिए रखा हुआ था क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद एडविन ने ही उसे पाला पोसा होता है। सो दिस इज अ ट्रिब्यूट टू एडविन जर्विस बाय टोनी। और साथ ही एडविन जर्विस का यंगर वर्जन हमें एजेंट कार्टर 3 और उसके बाद अवेंजर्स एंड गेम में भी देखने को मिला था। एआई सिस्टम जर्विस को एक्टर पॉल बेटनी ने अपनी आवाज दी थी। और इस मूवी के लिए जर्विस की सारी लाइंस को पॉल ने सिर्फ 2 घंटों के अंदर रिकॉर्ड किया था। एंड पॉल बेटनी को इस मूवी के प्लॉट, स्टोरी और इस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो किस मूवी के लिए काम कर रहा है। और पॉल ने खुद ही बताया था कि जर्विस के लिए काम करना उसके लिए सबसे इजीएस्ट जॉब था क्योंकि जर्विस की सारी लाइंस को उसने 2 घंटों के अंदर रिकॉर्ड किया था। इसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा पैसे मिले थे। और उसके बाद पॉल बेटनी को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में विजन का रोल करने को भी मिला। जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के लिए उसके मोशन कैप्चर विजुअल इफेक्ट्स को शूट करता था तो उस टाइम आरडीजे आयरन मैन आर्मर के कुछ पीसेस पहनकर उन्हें शूट किया करता था ताकि आयरन मैन के मूवमेंट्स देखने में ज्यादा रियलिस्टिक लगे। और आरडीजे जिस आयरन मैन कॉस्ट्यूम को पहनता था उसे रबर एंड मेटल के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता था। एंड इसमें में दिखाए गए तीनों आयरन मैन आर्मर्स को आयरन मैन कॉमिक बुक आर्टिस्ट एडी ग्रेनोन ने डिजाइन किया था। ओरिजिनली एक्टर जॉन फेवरो सबसे पहले कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी को डायरेक्ट करने वाला था, जो कि जॉन के हिसाब से एक सुपर हीरो कॉमेडी एडवेंचर मूवी होती। बट उसके जगह जॉन ने आयरन मैन मूवी को चुना। और जब जॉन फेवरो को आयरन मैन मूवी डायरेक्ट करने के लिए हायर किया गया था तो उसे सेलिब्रेट करते हुए फेवरो ने डाइट की थी और अपना 32 किलो वजन कम किया था। अगर आपने फ्रेंड्स सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि जॉन फेवरो ने फ्रेंड्स सीरीज में टोनी स्टार्क के सिमिलर एक कैरेक्टर प्ले किया था। इसका नाम पीट बेकर होता है, जो कि टोनी स्टार्क की तरह बहुत ही ज्यादा रिच और एक प्ले बॉय होता है। एंड फेवरो ने पीट बेकर को प्ले करते हुए अपने फेशियल हेयर को भी बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह ही रखा हुआ था। स्टैन ली द क्रिएटर ऑफ आयरन मैन, स्टैन ने टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को रियल लाइफ पर्सन होवर्ड ह्यूज से इंस्पिरेशन लेकर बनाया था। और आप होवर्ड ह्यूज को 90s के टाइम का टोनी स्टार्क भी कह सकते हो क्योंकि होवर्ड ह्यूज अपने टाइम का एक बिलियनियर बिजनेसमैन, इन्वेंटर, एडवेंचरर, लेडीज मैन एंड फाइनली एक नटकेस था। वही सब चीजें हमें टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में भी दिखाई गई हैं क्योंकि टोनी का भी पता नहीं होता कि वो अवेलेबल क्या करेगा। पेपर पोर्ट्स के रोल को प्ले करने के लिए सबसे पहले रेचल मैकएडम्स को अप्रोच किया गया था, बट रेचल ने रोल करने से मना कर दिया था। इसके बाद पेपर पोर्ट्स का रोल ग्वेनेथ पैल्ट्रो को करने को मिला। और ग्वेनेथ की ये रोल करने की वजह ये थी कि जहाँ पर वो रहती थी वहाँ से फिल्म स्टूडियो सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ही था, इससे कि वो शूटिंग के दौरान भी अपने घर पर आराम से आ जा सकती थी। ग्वेनेथ पैल्ट्रो ने मार्वल से पेपर पोर्ट्स से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कॉमिक्स को मांगा था ताकि वो पेपर के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से समझ सके। इस मूवी में आयरन मैन के अपोजिट एक प्रॉपर अपोनेंट चूज करने के लिए डायरेक्टर जॉन फेवरो को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई थी क्योंकि सबसे पहले इस मूवी में मेन विलन के रोल के लिए द मैंड्रिन, टाइटेनियम मैन एंड द क्रिंटन डायनामो कंसीडर किया गया था। बट इस मूवी में डायरेक्टर जॉन एक ऐसे विलन को लाना चाहते थे जो कि टोनी स्टार्क के बराबर का हो या फिर एक आर्मड अपोनेंट हो। इसके बाद हमें आयरन मोंगर सूट में ओबराय स्टेन देखने को मिला।
F-22 रैप्टर्स के साथ आयरन मैन के शॉट्स को क्रिएट करने के लिए कई कैमरास को हवा में उठाया गया था ताकि ऊंचाई पर हवा की रफ्तार और टर्न का पता लगाया जा सके और फिर उस हिसाब से आयरन मैन के मूवमेंट्स को कैप्चर किया जा सके। पूरी सीन में F-22 जेट्स के पायलट्स एक दूसरे से V+1 एंड V+2 कहकर कोऑर्डिनेट्स में बात करते हैं, जो कि आयरन मैन के एनिमी का नाम होता है और जो हमें आयरन मैन 2 मूवी में देखने को भी मिला था। टोनी स्टार्क अपनी इकोनिक लाइन आई एम आयरन मैन बोलकर अपने सीक्रेट आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील कर देता है और इस लाइन को केविन फाइजी के अप्रूवल के बाद ही इस मूवी के फाइनल कट में दिखाया गया था। और स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए इस सीन की फिल्मिंग के टाइम फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग थे उन सभी को ये कहा गया था कि ये टोनी स्टार्क की ड्रीम सीक्वेंस है जिसमें वो अपने सपने में सबके सामने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील कर रहा है और साथ ही टोनी स्टार्क की फाइनल लाइंस भी आई एम आयरन मैन ही होती हैं। तो ये थे आयरन मैन 1 मूवी से टॉप 20 अननोन फैक्ट्स। और अगर आपको अपने किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। And if you enjoyed it, then like this video, subscribe for more fact videos like this one. और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye, peace.